हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाई स्कूल बायोलॉजी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। तो अब उत्सर्जन कहते किसे हैं वो समझिए। तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है, देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि जीवों में होने वाले उपापचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अभी ये क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। तो लिखा गया है कि जीवों में होने वाले उपापचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के फलस्वरूप हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक, अब सबसे पहले ये समझिए कि उपापचयी क्रियाएं होती क्या हैं। तो देखिए, जो भी जीव है उसके शरीर की कोशिकाओं में भिन्न भिन्न तरह के बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। जैसे कुछ क्रियाओं में क्या होता है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, और कुछ क्रियाओं में क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक, यानी कहीं पे किसी क्रिया में क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, और कुछ क्रियाओं में क्या हो रहा है कि छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके बड़े मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं का निर्माण कर रहे हैं। और इन्हीं क्रियाओं को सम्मिलित रूप से यानी अणुओं का टूटना और अणुओं का जुड़ करके बड़े अणुओं का निर्माण करना, इन्हीं क्रियाओं को सम्मिलित रूप से कहते हैं क्या, उपापचयी क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक, दो शब्दों से मिलकर बना है, उपचय और अपचय, यानी कि छोटे छोटे अणुओं का मिलकर के बड़े अणु का निर्माण करना और बड़े अणु का टूट करके छोटे अणुओं का निर्माण करना। ये सम्मिलित रूप से समझते हैं क्या कि उपापचयी क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और वो जब क्रियाएं होती हैं पूरी, टूटना जुड़ना ये सब होता है, तो उन्हीं के फलस्वरूप क्या होता है ना कि कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसे पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन शामिल होते हैं और वो वास्तव में क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। यानी कि और अधिक समय तक, बहुत अधिक समय तक अगर शरीर के अंदर रह गए ऑर्गेनिज्म के, तो वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। और इन्हीं हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है ना, कौन से, इन्हीं हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से यानी कि जीव के शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, वही कहलाता है क्या, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। क्लियर है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। अब क्या है कि इस उत्सर्जन की प्रक्रिया में जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं ना, कौन से, ये नाइट्रोजन युक्त हानिकारक जो पदार्थ है या अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल जो हानिकारक हैं जीव के लिए, जो ये निकाले जाते हैं बाहर, उन पदार्थों को कहा जाता है क्या, उत्सर्जी पदार्थ। सिंपल सा है, जिसका उत्सर्जन हो उन पदार्थों का उत्सर्जी पदार्थ नाम दे दिया गया। ठीक, अब क्या है कि देखिए, भिन्न भिन्न जीवों में ये उत्सर्जन भिन्न भिन्न तरह से होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि एक कोश की जो जीव हैं और कुछ अन्य अविकसित जीव हैं। अविकसित जीव का मतलब जिनमें अभी अंग या अंग तंत्र विकसित नहीं हुए हैं भिन्न भिन्न काम करने के लिए, जैसा कि मनुष्य में हो चुका है। ठीक, तो एक कोश की जीवों में तथा कुछ अन्य अविकसित जीवों में ये उत्सर्जन जो है ना, वो शरीर की सतह द्वारा होता है। शरीर की सतह से, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो ये मान लीजिए जिस सराउंडिंग में रह रहा है, जलीय, मान लीजिए सराउंडिंग है, जलीय एरिया में रह रहा है या वातावरण में रह रहा है, तो ये इसकी सतह क्या है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन ही इसकी सतह हो जाएगी शरीर की। ठीक, तो यहीं से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, यानी शरीर के सतह से ही बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तो यही लिखा गया कि एक कोश की जीवों तथा कुछ अन्य अविकसित जीवों में उत्सर्जन जो होता है वो शरीर की सतह से होता है। लेकिन अब क्योंकि मनुष्य में क्या है कि हर एक काम करने के लिए अंग तंत्र विकसित हैं, जैसे ये पाचन के लिए पाचन तंत्र, सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र, ये सभी तंत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, श्वसन तंत्र है। ठीक वैसे ही उत्सर्जन के लिए भी अंग तंत्र विकसित है। तो हम सीधा सा क्या कह सकते हैं कि मानव में उत्सर्जन जो है ना, वो मानव उत्सर्जन तंत्र यानी इंग्लिश क्या हो जाएगा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा होता है।
क्लियर। अब यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि वास्तव में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या और उसमें कौन कौन से अंग शामिल हैं और ये कार्य कैसे करता है, डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। मानव उत्सर्जन तंत्र यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंतर्गत 4 अंग आते हैं। कौन कौन से हैं वो अंग? पहला है वृक्क यानी किडनी, दूसरा है मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर, तीसरा है मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर और चौथा है मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा। ठीक, अब ये है पूरा, ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब कहाँ पे कौन सा अंग स्थित है, यानी कि इनमें से कौन कौन सा अंग इसमें कहाँ पे है, वो एक एक करके देखते चलते हैं और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिटेल दिया गया है इनके बारे में। तो ज्यों-ज्यों ये डिस्कशन आगे बढ़ेगा सारी चीज़ें बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगी। ठीक, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या है? वृक्क यानी किडनी। तो यहाँ पे इस फिगर में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, एक यहाँ है एक यहाँ है, बीन शेप्ड यानी सेम के बीज के आकार का, वो है किडनी। यानी कि 1 और 2 एक जोड़ी है इसकी संख्या, यानी हम लोग अगर ये दिखा सकें तो ये है किडनी। ठीक, एक दाहिने है और एक बाएं है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये है दाहिना किडनी और ये है बायां किडनी। दाहिना किडनी बाएं किडनी से थोड़ा सा नीचे स्थित है, देखिए यहाँ पे। अब ये नीचे क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे थे ना डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, तो उसमें हम लोग बनाए थे लीवर। तो लीवर यहीं पे स्थित होता है, जस्ट इसके ऊपर दाहिनी तरफ। तो उसको पुश किए रहता है, इस किडनी को नीचे की ओर दबाए रहता है, इसलिए दाहिनी किडनी जो है ना वो थोड़ा नीचे स्थित है और बायां किडनी थोड़ा ऊपर स्थित है। क्लियर? अब क्या है, थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं किडनी की। तो सबसे पहले क्या है कि संख्या कितनी है इनकी? संख्या है 1 जोड़ी, देखकर ही बता सकते हैं, 1 और 2, 1 जोड़ी यानी 1 पेयर, यानी कि सीधा सा लिख सकते हैं कितना? 2 है। किडनी की संख्या है 2। और वास्तव में ये जो किडनी है ना 1 जोड़ी, ये मुख्य उत्सर्जी अंग है मानव में। ठीक, यानी कि सबसे प्रमुख काम जो उत्सर्जन का होता है ना वो इसी के द्वारा होता है। अब क्या क्या इसके काम हैं, कैसे हैं, वो हम आगे देखेंगे। अगला है कि स्थिति क्या है, कहाँ पे स्थित होता है ये किडनी। तो सिंपल सी बात है, देखिए जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना वो एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है, पीछे की ओर थोड़ा सा ये होता है जो वृक्क है यानी किडनी, इसको गुर्दा भी कहते हैं। तो सीधा सा क्या कह सकते हैं कि उदर गुहा कहाँ होता है? देखिए अभी समझिए, जैसे हम लोग जब बात किए थे ह्यूमन हार्ट की, तो हम लोग उसकी स्थिति को देखे थे कि वो कहाँ? थोरैसिक कैविटी में, यानी कि वक्षीय गुहा में स्थित है। वक्षीय गुहा कौन सा है? अस्थिपिंजर का जो पसलियों का बना हुआ एक चारों तरफ से एक बीच में गुहा है और चारों तरफ से वो पसलियां घेरे हुए हैं उसको। तो बीच में जो गुहा है यानी खाली स्थान है वो हो गया वक्षीय गुहा। जब हम लोग श्वसन पढ़ रहे थे ना, सांस लेने की प्रक्रिया जब पढ़ रहे थे, तो उसमें एक शब्द आया था डायाफ्राम। तो डायाफ्राम नीचे स्थित होता है वक्षीय गुहा के निचले हिस्से में, और वास्तव में यही डायाफ्राम वो पतली झिल्ली होती है जो वक्षीय गुहा को ऊपर और नीचे उदर गुहा को रखती है। यानी कि कह सकते हैं हम कि डायाफ्राम ही वो अंग है या वो पतली झिल्ली है जो वक्षीय गुहा को और उदर गुहा को बांटता है अलग अलग। तो वक्षीय गुहा में हम लोग पढ़े थे क्या? ह्यूमन हार्ट स्थित है। जस्ट उस डायाफ्राम के नीचे जो उदर गुहा है ना, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी, उसी में ये स्थित होता है क्या? वृक्क। ठीक, या कह सकते हैं टोटल ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, ये टोटल उसी में स्थित होता है लगभग। तो सबसे पहले क्या है कि संख्या कितनी हो गई? 1 जोड़ी यानी 2 हो गई। स्थिति क्या है कि स्थिति इसकी है कि उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ? पीछे की ओर, आगे नहीं पीछे की ओर। किधर? जिधर रीढ़ की हड्डी है उधर की ओर। तो उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी के इधर उधर स्थित होता है। इधर उधर मतलब कि जो उदर गुहा है ना उसमें क्या है कि पीछे की ओर जो रीढ़ की हड्डी है उसके इधर उधर, यानी दोनों तरफ, एक किडनी इधर, दाहिना किडनी दाहिनी ओर और बायां किडनी बाईं ओर स्थित होता है। क्लियर? अब अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्य इसका क्या है, फंक्शन क्या करता है किडनी। तो देखिए सिंपल सी बात है,
जो किडनी है ना हमारे शरीर में, मानव के शरीर में जो किडनी है वो एक छन्नी की तरह कार्य करता है। जैसे छन्नी से हम लोग चाय को छानते हैं ना, वैसे ही ये जो गुर्दा है या किडनी है या वृक्क जिसे कहते हैं, वो हमारे ब्लड को छानता है, हमारे रुधिर को छानता है, और उसमें से हानिकारक वर्ज्य पदार्थ जो बनते हैं ना, जो विभिन्न तरह की क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, उनके फलस्वरूप जो वर्ज्य पदार्थ बनते हैं वो वास्तव में एक लिक्विफाइड रूप में होते हैं, उसमें जल मिला होता है, और उसी को क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। ठीक, तो वो काम कौन करता है, वो वृक्क ही करता है, यानी कि रुधिर को छानता है, और उसमें से क्या छानता है, जो हानिकारक पदार्थ है उसको छानता है, और थोड़े से जल में उसको मिलाता है, और जल सहित उसको बाहर निकालता है। ठीक, तो यानी कि कार्य को हम सीधा सा क्या कह सकते हैं कि रुधिर में से हानिकारक नाइट्रोजन युक्त, रुधिर में से हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को छानकर मूत्र का निर्माण करता है। ठीक है ना, अब समझिए कि जैसे हानिकारक नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ निकालता है, ये छानता है रुधिर में से बाहर, छान छान के निकालता है, वास्तव में किसके रूप में बाहर निकालता है, वो मूत्र के रूप में बाहर निकालता है, यानी यूरिन के रूप में बाहर निकालता है। यानी कि सीधा सा एक लाइन में हम कह सकते हैं क्या करता है कि यूरिन का निर्माण करता है, सिंपल सा है। अब उसी यूरिन में ये हानिकारक पदार्थ जो हैं, जो नुकसानदेह हो सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म, या ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन के लिए, वो जो हानिकारक पदार्थ हैं नाइट्रोजन युक्त हैं, उनको यूरिन के रूप में निर्मित करके और उसको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक, और देखिए एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो मानव में नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ होता है ना, जो हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ कह सकते हैं, वो क्या होता है, वो होता है यूरिया। ये ध्यान रखिएगा कि अलग अलग तरह के नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जिसमें से यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। तो यूरिया किसके केस में, ह्यूमन के केस में। ये सिंपल सा एक लाइन में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मानव में जो किडनी द्वारा निकाला जाता है नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ, उसमें कौन सा पदार्थ, यानी कि कौन सा मुख्य पदार्थ होता है, तो वो है यूरिया। ठीक, यानी कि कह सकते हैं कि यूरिन में जो मुख्य है वो क्या है, यूरिया है, जल है, और कुछ अन्य हानिकारक पदार्थ भी हैं। ठीक, तो ये तो हो गया वृक्क, संख्या हो गई 2, स्थिति हो गया उदर गुहा में पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी के इधर उधर स्थित होता है, और कार्य क्या होता है कि सिंपल सा है कि मूत्र का यानी यूरिन का निर्माण। ठीक, यानी कि यहीं पे छान छान करके ये बाहर निकलता है, यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक, अभी किडनी को देखते हैं, कंप्लीट किए। अब क्या है कि मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी कहाँ है, तो सिंपल सा देखिए कि हर एक किडनी में से एक पतली सी नलिका ऐसे दिख रही है ना, ये पतली सी नलिका इधर और ये पतली सी नलिका इधर आई हुई है, यही है मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर। तो हम लोग पहले इसको चिन्हित कर देते हैं, ये रहा यूरेटर। ठीक, संख्या देख के बता सकते हैं कितनी है, सिंपल सी बात है कि एक किडनी में से एक यूरेटर निकला है, दूसरी किडनी में से दूसरा यूरेटर निकला है, यानी कितनी संख्या है, 2 है। तो हमारा पहला पॉइंट ही यही है कि संख्या कितनी है, तो एक जोड़ी है, एक जोड़ी यानी 2, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल। ठीक, अब सीधे आ जाते हैं कार्य पे। तो इसका कार्य क्या है, तो इसकी संरचना को देख के हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ मान लीजिए ये किडनी है, छान करके ब्लड को छान करके यूरिन का निर्माण किया और यूरिन इससे बाहर निकला, तो यही नलिका पकड़ के ये कोई संरचना इसमें आ रहा है। ठीक है ना, वो संरचना अभी हम देखते हैं क्या है। तो यानी कि ये नलिका यहाँ पर पहुँचा रहा है यूरिन को, और ये नलिका यहाँ पे पहुँचा रहा है। ठीक, और क्या लेके आ रहा है, यहीं से यूरिन को लेकर के यहाँ, यानी किडनी से इस संरचना तक यूरिन को पहुँचा रहा है, यही कार्य है। और इसी संरचना का नाम है मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर। तो सिंपल सा इसीलिए लिख दिया गया है कि वृक्क में निर्मित मूत्र को यानी यूरिन को मूत्राशय में पहुँचाना, यानी इस किडनी में निर्मित यूरिन को ये यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी इस ब्लैडर में, जिसका नाम है क्या, यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय, इसमें पहुंचाने का काम करता है, यही मुख्य काम है। ठीक, अब सीधा आ जाते हैं कहाँ, तीसरे अंग पे, जिसका नाम है क्या, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर। तो अब देखिए यूरिनरी ब्लैडर कहाँ स्थित है, तो ये जो संरचना दिख रही है ना,
ब्लैडर की तरह, थैले की तरह। यही है वास्तव में यूरिनरी ब्लैडर। तो इसको नामांकित कर देते हैं ऐसे, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, थैले की जैसी संरचना है और सिंपल सा आके यहाँ यूरेटर खुल रहा है, यानी कि यूरिन का कलेक्शन जो है ना, संग्रह, वो इसी में होना है। ठीक, तो सबसे पहले संख्या देख के ही बता सकते हैं एक ही है। तो यहाँ संख्या कितनी है? 1 है। संख्या कितनी है? 1 है। सिंपल सा है। और कार्य क्या है? सिंपल सा, कलेक्शन ऑफ यूरिन। तो मूत्र का यानी यूरिन का संग्रह करना इसका काम है। इसी में आ करके यहाँ से छनता है ब्लड, यूरिन का निर्माण होता है, इस नलिका द्वारा यानी यूरेटर द्वारा आता है और इसी थैले जैसी संरचना में रुकता है कुछ समय के लिए, संग्रहित होता है, कलेक्ट होता है। तो यानी कि मूत्राशय कितनी संख्या? 1। और काम क्या है कि मूत्र का संग्रह, यूरिन का कलेक्शन। ठीक, अब क्या है कि एक निश्चित समय तक ही ये इसमें कलेक्ट रह पाएगा। ठीक, जब ये धीरे धीरे भरता जाएगा तो इन दीवारों पे तनाव बढ़ेगा और इसमें संकुचन उत्पन्न होगा यहाँ नीचे की ओर, और कोई ना कोई छिद्र चाहिए, कोई ना कोई रास्ता चाहिए कि उस यूरिन को अब बाहर निकाला जा सके। क्योंकि सिंपल सी बात है कि उत्सर्जी पदार्थ शरीर में किसी भी जगह बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकते हैं। यहाँ से बन के आएंगे और यहाँ कलेक्ट होंगे तो धीरे धीरे भरेगा। जब भरने के कगार पे होता है, पूरा भर नहीं जाता है, मतलब जब थोड़ा सा भर जाता है तो इसमें सेंस जाता है हमारे ब्रेन को कि इसमें भारी हो गया, यानी कि कलेक्शन ज़्यादा हो गया है, अब इसको बाहर निकालना है। इन दीवारों में संकुचन शुरू हो जाता है। तो उस समय ये जो है ना, ये नीचे की तरफ, ये छोटी सी पतली सी पाइप आई, ये नीचे की तरफ छिद्र है, यही वास्तव में क्या है? मूत्र मार्ग है, यानी कि यूरेथ्रा है। तो यानी चौथा अंग जो है इसका वो क्या है? मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। तो ये यहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं कि ये जो छिद्र है ना, यही क्या है? यूरेथ्रा है। ठीक, यानी मूत्र मार्ग। चौथा अंग और फाइनल अंग किसका? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। सिंपल सी बात है, संख्या कितनी है? संख्या कितनी है देख के बता सकते हैं कि जब एक ही ब्लैडर है तो सिंपल सी है कि एक ही संख्या इसमें 1 है। तो संख्या यहाँ यही लिखे हैं कि संख्या कितनी है? 1 है। और कार्य क्या है? सिंपल सा है कि जब यूरिनरी ब्लैडर भरने को होता है, यानी कि इसमें यूरिन कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, कलेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है, तब तनाव उत्पन्न होता है, इसकी दीवारों में संकुचन होता है, और यही वो रास्ता है। कौन सा? मूत्र मार्ग ही, यानी कि यूरेथ्रा ही वो रास्ता है जहाँ से समय समय पर यूरिन क्या होता है? पास आउट होता है, यानी बाहर निकलता है। क्या निकलता है? यूरिन बाहर निकलता है इसी छिद्र से। तो यानी कि कार्य यहाँ लिख दिया गया सिंपल सा कि समय समय पर मूत्र को बाहर निकालना, यही इसका कार्य होता है। ठीक, अब देखिए सिंपल सा है, सारी चीज़ें उम्मीद है कि क्लियर हो गई होंगी। ठीक, लेकिन अब देखिए इसमें चारों संरचनाएं तो हो गई। ये दोनों क्या हो गया? किडनी हो गया, यानी वृक्क या गुर्दा। ये दोनों जो नलिकाएं उसमें से निकली हैं, ये क्या हो गया? ये हो गया यूरेटर, यानी कि मूत्रवाहिनी। ये एक थैली जैसी जो संरचना दिख रही है, ये क्या हो गया? मूत्राशय, यानी कि ये यूरिनरी ब्लैडर। और ये एक छिद्र जो दिख रहा है वो क्या हो गया? यूरेथ्रा, यानी कि मूत्र मार्ग। लेकिन इन सभी अंगों का नामकरण करने के बाद भी ये कुछ नलिकाएं हैं ना, ये नलिका जैसी संरचना, ये नलिकाएं अभी बच गई। ये क्या है? तो सिंपल सी बात है, देखिए अभी क्या यहाँ पे लिखा गया है कि इसका किडनी का कार्य क्या है कि रुधिर में से हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को छानता है। रुधिर में से छानता है ना, तो रुधिर कहीं से आना तो चाहिए ना इसके अंदर, तभी तो छानेगा। और रुधिर को लाने का काम कौन करेगा? जब हृदय से रुधिर आता है तो कौन लेके आता है? अंगों तक कौन लेके जाता है? धमनी। और धमनी जब बहुत मोटी होती है ना, उसका जो डायमीटर बहुत चौड़ा होता है, जब मोटा होता है तो उसको महाधमनी नाम दे दिया जाता है, यानी एवोर्टा। और उसमें से जब शाखाएं निकलती हैं धमनी हो जाती हैं, फिर से धमनी में से शाखाएं निकलती हैं धमनिकाएं हो जाती हैं। ये हम लोग पढ़े थे जब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। तो यानी कि ये जो रेड वाला दिख रहा है ना लाल से, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या है? ये है महाधमनी। ये है क्या? महाधमनी, यानी एवोर्टा। चौड़ा है व्यास, इसलिए महा नाम दे दिएगा, महाधमनी। और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का जो ये चौड़ा सा, ये है महाशिरा। तो काम क्या करेगा? महाधमनी
इसमें ब्लड को लेकर के आएगी, किसमें, दोनों किडनी में लेकर के आएगी, और जब छन जाएगा तो वापस कौन लेके जाएगा, ये महाशिरा लेके जाएगा। सिंपल सा है, धमनी लेके आती है और शिरा लेके जाता है। कहाँ से, हार्ट से ही कनेक्शन होता है ये। अब क्या है कि आगे चल के ये देख रहे हैं आप कि ये शाखाएं निकली हुई हैं। देखिए ये जो महाधमनी आई है ना, तो बट करके एक शाखा इसमें गई है और एक शाखा इसमें गई है, ठीक। तो यानी कि इसमें जो बटा हुआ है ना, ये जो बटा हुआ है इसे क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ये है धमनी। और धमनी कौन सी धमनी है, क्योंकि ये वृक्क में लेके जा रहा है ब्लड को, इसलिए इसी के नाम से कह देंगे क्या, वृक्क धमनी। सिंपल सा है, रेनल आर्टरी, ठीक। और ये जो इसमें से, अब देखिए वृक्क धमनी है तो एक इसमें भी गया है और एक इसमें भी गया है ना। तो ये बायां वृक्क धमनी है और ये दायां वृक्क धमनी है। क्लियर। अब क्या है कि ये जो महाशिरा है ना, वो भी शाखाओं में बटा है। देखिए एक इसमें गया है, एक इसमें गया है। तो जब महाधमनी या महाशिरा शाखाओं में बढ़ता है तो क्रमशः क्या हो जाएगा, धमनी और शिरा होता है। तो धमनी जब, महाधमनी जब शाखाओं में बढ़ा था, वृक्क धमनी हो गया था, तो ये क्या हो जाएगा, वृक्क शिरा हो जाएगा। और ये दाहिना वाला है, ये बायां वाला है, तो इसका नामकरण कर सकते हैं हम लोग, ये यहाँ लिख दे रहे हैं, ये जो पतली नलिका निकली हुई है ये क्या है, क्योंकि वृक्क में जा रहा है इसलिए हो जाएगा क्या, वृक्क शिरा। सिंपल है। दाहिने वाले में जो जाएगा वो दायां वृक्क शिरा, बाएं वाले में जो जाएगा वो बायां वृक्क शिरा, ठीक। तो यानी कि महाधमनी से होते हुए ब्लड आएगा, फिर से वृक्क धमनी से होता हुआ वृक्क में जाएगा। ध्यान समझिएगा, महाधमनी से आएगा, वृक्क धमनी से होता हुआ वृक्क में जाएगा, और उसके बाद वहाँ पे ब्लड को वो अंदर डालेगा। ब्लड का क्या होगा, छनन होगा, यानी छाना जाएगा ब्लड को, जिसमें क्या होगा, हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बाहर निकल जाएंगे। और बाहर निकल जाएंगे किसके रूप में, यूरिन के रूप में। और यूरिन इस नलिका से, ये जो यूरेटर दिख रहा है ना, या मूत्रवाहिनी, वहाँ से होते हुए इस ब्लैडर में आ जाएगा। और फिर से जब नाइट्रोजन युक्त जो हानिकारक पदार्थ निकल जाएंगे तो वापस ब्लड जो है वो इससे वापस चला जाएगा, महाशिरा से, ठीक। यही कहानी है इतनी। अब क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कि वृक्क क्योंकि छन्नी की तरह कार्य करता है, छन्नी, ठीक। तो छन्नी को अगर आपने देखा होगा तो कुछ ऐसे होता है, यहाँ बना देते हैं, ये छन्नी है, इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जालियाँ होती हैं ऐसे, ठीक। तो अगर हम ये कहें कि ये पूरी छन्नी चाय को छानने का काम करता है, ये सही है। लेकिन इकाई इसकी कौन सी है, ये छोटे छोटे जो छन्नी नुमा है ना छिद्र, वही तो इकाई है ना, एक एक छिद्र उसको छानता है ना। ठीक वैसे ही अब क्योंकि वृक्क भी एक छन्नी का काम कर रहा है, तो वृक्क में भी छोटी छोटी कुछ इकाइयां होंगी, जो प्रत्येक इकाई वही काम कर रहा होगा, कौन सा, छानने का काम कर रहा होगा। यानी कह सकते हैं कि क्रियात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट वृक्क का होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे छन्नी का ये छोटा छोटा छिद्र है, वैसे ही इसका भी होना चाहिए। तो वो होता है, पतली पतली नलिकाकार संरचनाएं होती हैं प्रत्येक वृक्क के अंदर, बहुत ही पतली पतली नलिकाकार यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कहलाते हैं क्या, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन। और वास्तव में प्रत्येक नेफ्रॉन से ये छानने का काम होता है, ठीक। यानी जितने भी इसमें मिलियंस में होते हैं, लाखों में, इसमें वो पतले पतले नलिकानुमा नेफ्रॉन होते हैं, वो छानते हैं, यूरिन का निर्माण करते हैं, और यहाँ से वो बाहर आता है प्रत्येक। तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट यानी क्रियात्मक समूह, जो काम करने का उसका इकाई है ना, वो क्या है, वो वृक्काणु है। तो यहाँ वही लिख लेते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि वृक्क का यानी किडनी का जो क्रियात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट होता है, वो क्या होता है, वृक्काणु। वही ट्यूब जैसी संरचनाएं, जिसका नाम है वृक्काणु या नेफ्रॉन, इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक। तो उसको लिख लेते हैं, वृक्क की क्रियात्मक इकाई, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या होता है, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन होता है। अब यही वो स्ट्रक्चर है या यही वो टॉपिक है, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक। तो उम्मीद है कि इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर।
हाँ देखिए, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं ना, एक बार पीछे जब जाएंगे ना, वीडियो थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखेंगे तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये जो नोट्स बनाए गए हैं ना, बहुत ही शॉर्ट करके बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए गए हैं, स्ट्रक्चर के साथ समझाया गया है, तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग आए थे कहाँ तक कि वृक्क जो है वो क्या काम करता है, छानने का काम करता है, मूत्र का निर्माण करने का काम करता है, और वास्तव में उस काम में सहभागिता किसकी होती है, उसके यूनिट की, हर एक यूनिट वो काम करता है, हर एक इकाई उसकी वो काम करती है, और उसका नाम क्या है, वृक्काणु, जो कि नलिकानुमा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते, पतले पतले, और लाखों में उनकी संख्या होती है प्रत्येक वृक्क में। तो अगला जो है वो क्या है कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट क्या होता है, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन होता है। तो हमारा अगला टॉपिक है नेफ्रॉन यानी वृक्काणु। तो चलिए डिस्कस करते हैं वृक्काणु यानी नेफ्रॉन को। वृक्काणु यानी नेफ्रॉन क्या है, ये अभी हम लोग बात कर रहे थे। ये क्या है कि वृक्क की इकाई है। इकाई मतलब जो काम वृक्क करता है ना, यानी किडनी, वो वास्तव में यही एक एक मिल करके करते हैं, और बहुत सारे होते हैं, लाखों की संख्या होती है प्रत्येक वृक्क में, और वो काम यानी यूरिन का फॉर्मेशन वो यही करते हैं। ये संरचना जो दिख रही है ना, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन। तो क्या यहाँ वही लिखा गया कि वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन है। ठीक, ये उसकी संरचना है। अब इनकी संख्या कितनी होती है, संख्या की बात कर लेते हैं। तो देखिए, संख्या जो होती है वृक्काणु की यानी नेफ्रॉन की, वो प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन होती है। कितनी होती है, 1 मिलियन पर किडनी। प्रत्येक किडनी में, प्रत्येक वृक्क में या प्रत्येक गुर्दे में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 मिलियन लगभग। क्लियर। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो देखिए, इसके जो मुख्य भाग हैं, जो मुख्य भाग हैं किसके, नेफ्रॉन के, वो ये हैं, केशिका गुच्छ है, बोमन संपुट है, वृक्काणु का नलिकाकार भाग है, और संग्राहक वाहिनी है। एक एक करके डिस्कस करते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसी में सारी चीज़ें हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो देखिए, पहला जो भाग है वो है केशिका गुच्छ, इंग्लिश क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलस। तो देखिए, हम लोग जब ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनियाँ या रुधिर वाहिकाएँ पढ़ रहे थे, या रुधिर नलिकाएँ पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने ये शब्द डिस्कस किया था, ये शब्द वहाँ आया था, केशिका। केशिका किसे कहते हैं, बहुत ही पतली पतली, अत्यंत पतली, क्या कहते हैं कि रक्त की जो नलिकाएं होती हैं ना, जो अंतिम छोर होता है, ब्लड वेसल का जो अंतिम छोर होता है, बहुत पतली पतली महीन नलिकाएं होती हैं। उन्हीं महीन रक्त नलिकाओं को ही कहते हैं क्या, केशिका या कैपिलरीज। क्लियर है, याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा है तो एक बार ब्लड वेसल्स वाला पार्ट देख लीजिए, वहाँ से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो वास्तव में वो पतली पतली रक्त जो वाहिनियाँ हैं, केशिकाएँ, उन्हीं का गुच्छा होता है, यानी कि सम्मिलित रूप से कह देते हैं केशिका गुच्छ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब इसमें, इस संरचना में ये कहाँ है वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये एक मोटी सी नलिका आई है, और ये पतली सी नलिका। देखिए, इसका थोड़ा सा डायमीटर जो है वो चौड़ा है, ये जो इसका डायमीटर जो है ना वो चौड़ा है, ये इतना चौड़ा है, और इसका डायमीटर थोड़ा पतला है। तो ये जो नलिकाएं अंदर की तरफ आई हैं, अभी कौन क्या करता है वो देखेंगे आगे। अंदर आकर के देखिए शाखाओं में बट गई हैं, ये पतली पतली शाखाएं, ध्यान से देखिए, ये पतली पतली शाखाएं। तो वास्तव में ये बहुत ही महीन क्या है, रक्त केशिकाएं हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं। और ये देखिए गुच्छा बना रहा है ना, ये पूरा गुच्छा लग रहा है। ये पतली पतली नलिकाएं जो हैं ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं, और ये गुच्छा बना रही हैं। इसी को कहते हैं क्या, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। तो इसको चिन्हित कर देते हैं, यही वास्तव में क्या है, ग्लोमेरुलस। पूरा, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा दिख रहा है ना गुच्छा, ये पूरा है। क्लियर। अब ये होता क्या है वो समझिए। तो वही सिंपल सी बात यहीं लिखी गई है कि ये वास्तव में क्या है कि पतली भित्ति युक्त रुधिर केशिकाओं यानी ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है। वही जो अभी बात हो रही थी, ठीक, बहुत ही पतली पतली भित्ति वाली इनकी महीन। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि जो भी तत्वों का आदान प्रदान होता है, चाहे श्वसन में हम लोग पढ़े थे गैसीय विनिमय,
है ना, जो एल्वोली और इन्हीं केशिकाओं के बीच में हो रहा था किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। तो क्यों होता है हर जगह पे, क्योंकि इनकी जो केशिकाएं होती है ना, रुधिर केशिकाएं, एक तो बहुत महीन होती हैं ये नलिकाएं, और दूसरा क्या कि इनकी भित्ति, इनकी दीवार जो है ना वो भी बहुत महीन या बहुत पतली होती है। तो वही यहाँ लिखा गया कि पतली भित्ति युक्त, मतलब पतली भित्ति वाला, पतली दीवार वाली रुधिर केशिकाओं यानी ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है ये, क्या, ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छ जो यहां दिख रहा है ये। क्लियर। अगला क्या है, अगला पार्ट है बोमन संपुट, यानी इंग्लिश क्या हो जाएगा, बोमन्स कैप्सूल। कहां पे है वो समझिए। देखिए ये जो केशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस एक कीप जैसी संरचना में स्थित है। देखिए एक गड्ढा है, यहाँ देख लीजिए एक गड्ढा है, और ऐसे ये कीप जैसी संरचना दिख रही है ना, यही कीप जैसी संरचना ये जो है, यही वास्तव में क्या है, बोमन संपुट है। तो चिन्हित कर लेते हैं कि यही, ये जो दिख रही है संरचना ना, यही क्या है, बोमन संपुट है। क्लियर। अब क्या है कि इसी बोमन संपुट, ये जो है ना कीप जैसी संरचना, इसी बोमन संपुट के गड्ढे में ये स्थित होता है क्या, ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छ। क्लियर। अभी सबका सम्मिलित रूप से काम क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। वास्तव में यूरिन फॉर्मेशन होता है इन्हीं के द्वारा, ठीक, कैसे होता है अभी हम लोग देखेंगे। तो ये बोमन संपुट हो गया। अगला जो भाग है, जो सबसे लंबा भाग है या सबसे अधिक भाग जो घेरे हुए है किसका, नेफ्रॉन का या वृक्काणु का, वो है वृक्काणु का नलिकाकार भाग, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है वो समझिए। देखिए यहाँ तक बोमन संपुट खत्म होता है, कलर दूसरा यूज कर लेते हैं। यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक बोमन संपुट खत्म होता है, यानी ये कीप जैसी संरचना देखिए यहाँ तक एंड होता है। उसके बाद ये पतली सी नलिका जैसी जो बहुत ही ज़्यादा कुंडलित है, ऐसे 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 यहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ तक। समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ से लेकर के ये जो नलिकाकार संरचना यहाँ तक दिख रही है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा है वृक्काणु का नलिकाकार भाग। यानी कि हम इसको चिन्हित कर सकते हैं कैसे, कि ये पूरा का पूरा है नलिकाकार भाग, ये इतना। हम यहाँ अलग से लिख भी देते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये है क्या, वृक्काणु का नलिकाकार भाग, वृक्काणु का नलिकाकार भाग। ठीक, कहाँ से, यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक। क्लियर। अब क्या है, लास्ट में एक नलिका दिख रही होगी, ये चौड़ी सी नलिका बच रही है, वही वास्तव में क्या है, चौथा भाग यहाँ जो लिखा गया है वो है संग्राहक वाहिनी यानी कलेक्टिंग डक्ट। तो इसको हम लोग चिन्हित कर देते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये है वास्तव में क्या, कलेक्टिंग डक्ट यानी कि संग्राहक नलिका। अभी सबका काम हम लोग डिस्कस करेंगे जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे। क्लियर है। अब देखिए ये भाग तो हो गया, ये गुच्छे जैसा भाग क्या हो गया, केशिका गुच्छ। कीप जैसा ये जो दिख रहा है वो क्या हो गया, बोमन संपुट। यहाँ से लेकर के बोमन संपुट जहाँ खत्म होता है वहाँ से लेकर के, और क्या कह सकते हैं, जहाँ से संग्राहक नलिका शुरू होती है, संग्राहक नलिका या संग्राहक वाहिनी जहाँ से शुरू होती है वहाँ तक ये जो नलिकाकार संरचना दिख रही है, यही है वास्तव में वृक्काणु का नलिकाकार भाग या ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो कि सबसे लंबा भाग है नेफ्रॉन का। क्लियर। और लास्ट में ये जो नलिका दिख रही है ना, ये जो नलिका जिसमें जाकर के वृक्काणु खुल रहा है, वृक्काणु कह रहे हैं, ये नलिकाकार भाग वृक्काणु का खुल रहा है, वो क्या हो गया, वो है संग्राहक वाहिनी यानी कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर। अब एक चीज आप लोग देख रहे हैं कि सारी संरचनाओं का तो नामकरण हो गया, लेकिन ये जो नलिकाएं जो दिख रही ना, एक ये है और एक ये है, इसका अभी नामकरण नहीं हुआ है। तो देखिए इनका पहले काम समझ लीजिए कि ये जो यहाँ जब बनाइएगा तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो नलिका है ना, ये वाली जो नलिका, वो उसका डायमीटर देख रहे हैं चौड़ा है, और एक नलिका का डायमीटर पतला है, कम है थोड़ा सा इससे, ठीक, इसकी तुलना में। तो देखिए जो चौड़ा वाला है ना, जो चौड़ा वाला डायमीटर वाला जो है, उससे ब्लड इसके अंदर जाएगा, रक्त किसके अंदर, इस ग्लोमेरुलस के अंदर। और ये जो पतला वाला है
इससे इसमें से बाहर निकलेगा। ठीक, और इनका नामकरण हम लोग कर देते हैं। ये जो है, ये जो ब्लड को अंदर लेके जाएगा उसका नाम है अभिवाही धमनिका, और ये जो है जहाँ से ब्लड यहाँ से बाहर आएगा, यानी ग्लोमेरुलस में जो ब्लड लेके जाएगा वो है अभिवाही धमनिका, और ग्लोमेरुलस से जिससे होते हुए ब्लड बाहर निकलेगा वो है, ये है अभिवाही धमनिका, और वो हो जाएगा अपवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका। देखिए काम से उनके ये क्लियर हुआ है कि जो अंदर लेके जा रहा है ब्लड वो अभिवाही धमनिका, ठीक, एफरेंट आर्टेरियोल, और जो बाहर लेके निकल रहा है ब्लड को वो है अपवाही धमनिका यानी इफरेंट आर्टेरियोल। क्लियर। अब ये तो हो गए इसके पार्ट। ठीक, अब हर एक पार्ट का काम क्या है वो हम लोग यूरिन फॉर्मेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर कार्य की बात करें हम लोग, नेफ्रॉन का कार्य क्या है, तो सिंपल सी बात है कि क्योंकि ये इकाई है किसकी, किडनी की इकाई है, तो वही काम है जो किडनी का काम है। तो किडनी का काम क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। तो इनका भी कार्य हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। कार्य क्या है इनका, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन यानी मूत्र निर्माण। तो यानी कि अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो यही होगा। हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा मूत्र निर्माण यानी यूरिन फॉर्मेशन। कैसे होता है, कैसे यहाँ से ब्लड छनता हुआ आता है, ब्लड में से कौन कौन सी चीज़ें छन जाती हैं, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग देखेंगे किसमें, मूत्र निर्माण यानी यूरिन फॉर्मेशन में। लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।